सितंबर 2020 में इंडियन गवर्नमेंट फार्म बिल्स लाती है, लेकिन इन्हें ही बाद में एलिजिडली एंटी फार्म बिल्स कहा जाता है और देश के अलग अलग कोनों में इनका विरोध शुरू हो जाता है। और ये कोई भी मांग किसी किसान की नहीं बल्कि देश विरोधी संगठनों और राजनीतिक पार्टियों की है, और नहीं मानेंगे तो ये लोग आंदोलन कर करके देश को बर्बाद कर देंगे और देश की बर्बादी ही इनका आखिरी मकसद भी है। पर दूसरे तरफ क्योंकि इस आंदोलन के कारण दिल्ली बॉर्डर सील था तो देश भर का ट्रांसपोर्टेशन भी ठप हो चुका था। सितंबर 2020 में इंडियन गवर्नमेंट फार्म बिल्स लाती है, लेकिन इन्हें ही बाद में एलिजिडली एंटी फार्म बिल्स कहा जाता है और देश के अलग अलग कोनों में इनका विरोध शुरू हो जाता है। तो पहले समझ लेते हैं कि आखिर ये बिल्स क्या थे और इनका विरोध क्यों। गवर्नमेंट ने जो फार्म बिल लाया था उसके अंदर 3 एक्ट। पहला था फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। इसके थ्रू गवर्नमेंट का पर्पस था कि फार्मर्स को फ्रीडम मिले कि वो एपीएमसी मतलब जो सरकारी मंडी होती हैं उनके सिवाय भी बाहर बेच सकें, डायरेक्ट बायर को सेल कर सकें। आसान भाषा में कहूं तो एक अल्टरनेटिव ट्रेड चैनल स्टैब्लिश करने का प्लान था गवर्नमेंट का। लेकिन इस एक्ट का विरोध इसलिए किया गया था क्योंकि फार्मर्स को डर था कि कहीं ये एक्ट लाकर गवर्नमेंट एपीएमसी को बंद ना कर दे, और साथ ही इस एक्ट में कोई भी एक फिक्स्ड एमएसपी का जिक्र नहीं था। दूसरा एक्ट था फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020। इस एक्ट के थ्रू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा देना चाहती थी, जिससे कंपनी और किसान के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट करके फसलों को तय कीमत पर बेचा जा सके। इसके थ्रू किसानों को कंपनी के साइड से टेक्निकल और मार्केट में हेल्प मिलती। लेकिन आप सभी जानते हैं कि भारत के किसान अभी भी ये कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉर्पोरेट लॉ से कितना ही वाकिफ है, और किसानों को भी यही डर था कि कहीं कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू कंपनियां उन्हें एक्सप्लॉइट ना करने लगे। और तीसरा एक्ट था एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 2020। ये लॉ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में अमेंडमेंट था, जिससे किसानों और बिजनेस वालों को फसलों को स्टॉक करने की फ्रीडम मिलती। लेकिन किसानों को डर था कि कहीं जमाखोरी करके बड़े प्लेयर्स मार्केट में फसलों के दाम के साथ छेड़छाड़ न करना। मैंने इजी लैंग्वेज में इन तीनों एक्ट्स को बताया है, लेकिन आप डीप स्टडी करना चाहते हैं तो गूगल भी करके समझ सकते हैं। ये एक्ट्स आने के बाद देश भर में विरोध होता है, किसान सड़कों को जाम करके बैठ जाते हैं और कुछ महीनों तक ये आंदोलन चलता है, जिसके अंदर अलग अलग तरीके से इस आंदोलन को प्रभावित भी किया जा चुका था। कुछ राजनीतिक पार्टियां भी इस आंदोलन में उतर जाती हैं और इस आंदोलन को इसके मुद्दे से भटकाकर सरकार बनाम किसान कर देती है, और बची कुची कसर कुछ खालिस्तानी संगठन आकर के पूरी कर देते हैं। जहां ये आंदोलन शुरू हुआ था इन 3 एक्ट्स के विरोध में, वहीं आगे जाकर के ये देश विरोधी बन जाता। और फिर 26 जनवरी 2021 को ये लोग जो खुद को किसान कह रहे थे वो लाल किले की ओर मार्च करते हैं और दिल्ली घुस जाते हैं और लाल किले पर जाकर के खालिस्तानी फ्लैग को लगा देते हैं, जिसके बाद इस आंदोलन से कई बड़े किसान यूनियन और नेता अलग हो जाते हैं और कई किसान अपने घर को वापस चले जाते हैं। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद किसी राजनीतिक पार्टी या किसी संगठन का फायदा हुआ हो या ना हुआ हो, पर किसानों का जरूर होता है और सरकार इस बिल को वापस ले लेती है। इसके बाद कई राउंड की बातचीत होती है सरकार और किसानों के बीच और लगता है कि अब ये सारी बातें सुलझ जाएंगी, लेकिन नहीं। इस आंदोलन से कुछ आंदोलनजीवी, कुछ राजनीतिक पार्टी और कुछ देश विरोधी संगठन को सरकार को ब्लैकमेल करने की एक नई तरकीब मिल जाती है, और ये लोग अलग अलग किसान यूनियन, किसान नेताओं से बात करते हैं और प्लान करते हैं कि वापस से आंदोलन किया जाए। पर आंदोलन की वजह क्या है वो स्पष्ट नहीं रहती, पर आंदोलन किया जाए ये स्पष्ट हो जाता है। कोई नेता कहता है कि आंदोलन 370 के हटाने के विरोध में हो रहा है, तो कोई कहता है कि सरकार किसानों को मार रही है, तो कोई आकर के कहता है कि इंदिरा को मार दिया तो मोदी क्या चीज है। जिससे धीरे धीरे पूरे देश को समझ आने लगता है कि ये आंदोलन तो मात्र एक बहाना है, इसके पीछे मकसद कुछ और ही। सितंबर 2020 से लेकर आज तक कई बार किसानों के नाम पर ये आंदोलन किए जा चुके, पर इनकी मांगों की क्लैरिटी किसी को अभी तक नहीं हुई है। बात तो तब समझ के परे हो जाती है जब रिहाना और मियां खलीफा जैसे किसान भी इस आंदोलन का समर्थन करने पर उतर आते हैं। यहां तक कि एक ओनली फैन गर्ल मूसा जटाना भी इन्हीं किसानों के लिए अपने ही खेत को खोदने लग जाती हैं ओनली फैंस। एक तरफ तो ये आंदोलन चल रहा था, पर दूसरे तरफ क्योंकि इस आंदोलन के कारण दिल्ली बॉर्डर सील था तो देश भर का ट्रांसपोर्टेशन भी ठप हो चुका था। कई लोग जो नौकरी पेशा वाले थे वो अपने ऑफिस नहीं जा पा रहे थे। एक तरीके से दिल्ली के लोग पूरी तरीके से परेशान हो चुके थे और दिल्ली पूरे भारत से कट रखा था। जब सरकार ने कानून वापस ले लिया तो आंदोलन करने की तो कोई वजह ही नहीं बची, लेकिन फिर भी आंदोलन चलता रहा और बार बार ये सो कॉल्ड किसान छुट्टियां मनाने दिल्ली बॉर्डर पर आते रहे। अब इस आंदोलन को हिंसक बनाने के लिए
कई प्रयास किए गए। एक जगह तो ट्रैक्टर वाला जो खुद ही गिरकर मर गया था तेज रफ्तार के कारण, उसे भी ये लोग वायरल कर दिए कि दिल्ली पुलिस ने गोली मारी है उसे। खैर बाद में उसका वीडियो सबके सामने आता और लोगों को समझ आता है कि ये सच नहीं था। लेकिन इतना बड़ा आंदोलन अचानक से कैसे हो गया, कैसे सभी किसान एक साथ एक जगह पर पहुंचे? तो ये सब हुआ मिस इन्फॉर्मेशन और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के थ्रू। गांव में मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई कि सरकार किसानों की जमीनें कंपनी वालों को बेचने जा रही है। तो कई जगहों पर लोगों को पैसे भी दे करके बुलाया गया, और जो फिर भी नहीं माना तो उसका गांव से हुक्का पानी बंद कर दिया गया। साम दाम दंड भेद सबका इस्तेमाल किया गया ताकि पूरी दिल्ली को घेरा जा सके। लेकिन सवाल उठता है कि क्या सिर्फ पंजाब और हरियाणा में ही किसान हैं? बाकी देश के किसान बार बार क्यों आंदोलन नहीं किए, या वो किसान क्यों हर जगह चक्का जाम नहीं कर? तो देखिए, जो पहला आंदोलन हुआ वो पूरे देश में तभी बंद हो गया था जैसे ही सरकार ने इस नए बिल को वापस ले लिया। और वो लोग ये भी समझ रहे थे कि कहीं ना कहीं इतने दिन खेतों से दूर बैठकर उनका कोई फायदा नहीं हुआ बल्कि नुकसान ही हो रहा है, और सड़कें जाम करने से भी उनके ही शहर में सामान की किल्लत हो रही है, उन्हें ही बीज खाद में दिक्कतें आ रही हैं। और सीधी सी बात है कि किसान तो तभी कमाएगा खाएगा जब फसल उगाए। आंदोलन पर बैठे रहना, वो भी तब जब आपकी बातें मान ली गई हों, किसी मूर्खता से कम नहीं। अब कुछ मांगे जो इन अवसरवादी या फिर आंदोलनजीवी किसानों की हैं, उन्हें समझते हैं। पहली मांग है कि किसानों का कर्ज माफ किया जाए। क्यों माफ किया जाए? जब आपने कर्ज लिया था तो ये सोचकर लिया होगा कि आपको ये वापस भी करना है, या ये सोच करके लिया था कि हराम की कमाई है और इसे खा जाना। फिर दूसरी मांग आती है कि जिन लोगों पर पास्ट प्रोटेस्ट के कारण केसेस हुए हैं वो वापस किए जाएं। क्यों वापस हो? आप लाल किले में जबरन घुसकर आतंकवादी गतिविधि को अंजाम देते हैं और आप फिर चाहते हैं कि ये केस वापस हो जाएं। वाह! कहीं से कहीं तक ये मांग किसानों की तो नहीं लग रही, पर आतंकवादी संगठन की जरूर लग रही है। और तीसरी मांग है कि किसानों को पेंशन मिले। किस बात की पेंशन? जमीन आपकी, फसल आपकी, बेच आप रहे हैं, कमा आप रहे हैं, मुनाफा आप कर रहे हैं, और आप चाह रहे हैं कि सरकार आपका कर्ज भी माफ करे, फसल भी आपसे महंगे दामों पर खरीदे, और फिर आपको पेंशन भी दे। तो सीधा सीधा कहिए कि सरकार आपको गोद ले ले और पाले, क्योंकि आप में कोई कुबत नहीं है। और ये कोई भी मांग किसी किसान की नहीं, बल्कि देश विरोधी संगठनों और राजनीतिक पार्टियों की है, क्योंकि वो भी ये जानते हैं कि अगर ये मांगे मान ली जाएंगी तो देश बर्बाद हो जाएगा, और नहीं मानेंगे तो ये लोग आंदोलन कर करके देश को बर्बाद कर देंगे, और देश की बर्बादी ही इनका आखिरी मकसद भी है। और ये सारे पैंतरे करने के बाद एक इमोशनल एंगल भी आता है कि आज आप खाना खा रहे हैं तो थैंक्स टू अन्नदाता। भाई, जी तोड़ मेहनत करके एक आदमी कमा रहा है, टैक्स दे रहा है, फिर तुमसे फसल खरीद रहा है, कोई मुफ्त में तो आप दे नहीं रहे हो। तो थैंक्स टू द पर्सन हु इज बाइंग योर क्रॉप्स, नॉट यू। बाकी अगर मैं अपनी बात बताऊं तो पर्सनली मैं परेशान हो चुका हूं ये फालतू के लोगों और फालतू के प्रोटेस्ट से, जो आए दिन आकर के बॉर्डर पर बैठ जाते हैं। क्योंकि मेरा काम एक शहर से दूसरे शहर जाना है, लेकिन इनके कारण एक आम आदमी का फ्यूल, मनी और टाइम तीनों एक साथ वेस्ट होता है।